हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बेटर होगा इसको हम कहें सेकंड लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी हार्ड टॉपिक है, कई सारे लोगों को नहीं समझता है, आपको समझता है। ओके, आप पहली बार पढ़ रहे हो, चलो देखते समझते हैं। हाँ, तो रुदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, डेल्टन का मॉडल फेल हो गया, नील बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, और जितने भी मॉडल्स दिए थे सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव बोल दिया गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को वेव बोल दिया गया तो अब कौन सा मॉडल बेटर रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई एक नए मॉडल की। क्वांटम नंबर आएगा भी, थोड़ा सा हम लोग कहानी को पीछे से ला रहे, तो थोड़ा बेटर लगता है ना, कि थोड़ा सा सस्पेंस बनेगा। चलो देखो, हमने यहाँ पे लाया वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर इसको हम लोग बेटर बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। किसी भी एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल हम लोगों ने अब लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव है। इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर वेव, है ना। मैटर वेव मतलब इसमें इसके पास डुअल नेचर है। कौन सा डुअल नेचर? पार्टिकल भी है और साथ ही में ये वेव भी है। ठीक है, ऐसा होने के बाद लोगों के मन में आशंका हुई कि यार इलेक्ट्रॉन फिर शेल में तो रहता नहीं होगा, क्योंकि शेल में आप अब तक डिफाइन कर रहे थे कि अर्थ के जैसा ऐसा घूमते रहता है, बट वो अर्थ तो है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन है। अर्थ इतनी तेजी से घूमने लगा तो हम तो फिर झूमने लगेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आखिर इतनी तेजी से घूमता है तो वो रहता किधर है? अब ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। तो श्रोडिंगर नाम के यहाँ पे कोई बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, मतलब इन्होंने इतना महान काम कर दिखाया, जहां तक लोगों के माइक्रोस्कोप मुश्किल से पहुंचते थे, वहां पे जाके इन्होंने इलेक्ट्रॉन का घर ढूंढ के निकाला। ठीक है, चलिए देखते हैं हम उनका इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। इन्होंने अपना ये इक्वेशन यूज किया इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए। इन्होंने अपने इक्वेशन से डिराइव कर दिया कि आखिर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। इलेक्ट्रॉन अभी एक वेव बन चुका है, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में रहता है, और उसको इन्होंने डिफाइन किया ऐसे d2 डिवाइड बाई dx स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करके d2 डिवाइड बाई dy स्क्वायर प्लस d2 डिवाइड बाई dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड बाई h e माइनस v जाई बराबर 0। ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करके उन्होंने अपनी ये बड़ी सी इक्वेशन दी। डरो मत यार, याद नहीं करना इसको, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, बिकॉज आपको समझाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या बताएंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द प्लेस वेयर the probability of finding the electron is maximum. The probability of finding the electron is maximum, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वहां की प्लेस को ये डिफाइन करता है। और ये प्लेस कैसा है? 3D है। ये प्लेस कैसा है? 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल है तो मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लगेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसा होता है? बाहर की तरफ जाता हुआ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऐसा रहता है पीछे से, या फिर ऐसा समझ लो, ऐसा रहता है जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल 3D। ठीक है, ओके, लाइक दिस। तो 3 डायमेंशनल होता है ये। तो यहाँ से आप लोगों को 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड। यहाँ से आपको 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आखिर है कहाँ, और वो भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। जैसे आप बोलते हो ना कि वहाँ जाओगे तो आत्मा मिलेगी तुम्हें, तो प्रोबेबिलिटी है, मिलती थोड़ी ना है, असली में नहीं होती है, बट अगर होती तो आप लोग को बोलते कि उस पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पे आत्मा तुम्हें मिलेगी। प्रोबेबिलिटी है, मैं चले जाऊँगा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है ना, चांसेस है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी है, वो तो वेव है ना, ऐसे घूम रहा है। बोलोगे वहाँ है, वो वहाँ रहेगा, बोलोगे वहाँ है, वो यहाँ रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इलेक्ट्रॉन को कहाँ तुम पता कर पाओगे? तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है जिसकी हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं कि वो वहाँ होगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स फाइंड करते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, और वो 3 वेरिएबल्स हम लोगों के होते हैं एन, एल, एम, और ये हो गए हमारे 3 क्वांटम नंबर्स। क्या हो गए ये हमारे 3 क्वांटम नंबर्स। वो 3 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एन, एल, एम। ये हो गया
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक और होता है स्पिन क्वांटम नंबर, बट वो बाद में आएगा। यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन था, यहाँ से 3 क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई, जो कि थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। ये सारे ये तीनों वेरिएबल को जोड़ दोगे, ऐसा समझो ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों को मिला दोगे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिला दोगे, तो आपको लगेगा कि यार वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो यहां से डिस्कवरी हो गई हमारी क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन देख लिया। क्या इक्वेशन था, एक और बार रिवाइज करते हैं। d2 डिवाइड बाई dx स्क्वायर प्लस d2 डिवाइड बाई dy स्क्वायर प्लस d2 एक और बार रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको जाई का मतलब नहीं बताया है ना। 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड बाई h e माइनस v जाई बराबर 0। यहाँ पे जो जाई है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को कौन रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे जाई रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग इनका सॉल्यूशन निकालेंगे इस वेव इक्वेशन का, ये क्या है? ये है वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन ही हमें देगा प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी। और वो 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? एन, एल, एम। ठीक है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और आता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो बाद में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिल चुके हैं। समझे? अब ये क्वांटम नंबर्स कहाँ से है? ये क्वांटम नंबर्स है श्रोडिंगर इक्वेशन से, जिस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 3 प्लेसेस मिल जाएंगे, और इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दोगे तो आपको कोई जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स कैसे समझ सकते हो? जैसे आपने लॉर्ड्स मोबाइल या कोई और गेम ऐसा खेला है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स ऐसा लिखा रहता है ना, x.208 y. ऐसा, तो वो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ोगे तो आप उस परफेक्ट प्लेस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे कई सारे गेम्स में होते हैं, आई डोंट नो। खैर, आप गेम नहीं खेलते हो ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वांटम नंबर को अच्छे से स्टडी करते हैं डीप में, और यहीं से क्वेश्चंस आए थे IIT में, जो मैं आपको कराऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर्स एंड और फर्स्ट पहले सारे क्वांटम नंबर को देख लेते हैं। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स है आपके, और यही आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिर है कहाँ, है ना। ये चैप्टर बहुत छोटा होता अगर इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बोला होता। इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल होता तो ये चैप्टर बोर एटॉमिक मॉडल में खत्म हो जाता, है ना, वरना ये क्वांटम नंबर्स। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या? अब आपने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है शेल में, है ना। इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन शेल, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो अब रहा ही नहीं, तो अब वो कहाँ पाया जाएगा? अब दे आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। दे आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 3D स्पेस। एक 3D स्पेस होता है वेयर 3D स्पेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? 3D स्पेस मतलब एक स्फीयर। स्फीयर का एग्जांपल ले सकते हो। उस स्फीयर के अंदर जगह ही जगह है, हर एक्सिस में जगह है ना। और आप क्या बोल सकते हो? स्फेरिकल टाइप में, एलिप्टिकल टाइप में। ठीक है, ऐसा होता है स्फीयर। जैसे आप एक सर्कल की बात करो तो सर्कल 3 डायमेंशनल नहीं है, सर्कल नॉर्मली है ऐसा। ठीक है, ये हो गया सर्कल। स्फीयर कैसा होता है? स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये 3D स्पेस होता है। जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो 3D स्पेस होती हैं वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये वो 3D प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पे इनके पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तो शेल ऑर्बिट मत बोलना, वो बोलना ऑर्बिटल। कुछ लोग ऑर्बिटल को ऑर्बिट बोलते हैं, नहीं, ऑर्बिटल इज नॉट ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टडी करते हैं एन को। एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और n की वैल्यू शुरू होती है 1 से और चलते चली जाती है। इसका मतलब क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को थोड़ा मैथमेटिशियन आ गया मेरे अंदर का, ठीक है। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है n। यहाँ पे ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये NLMS को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि NLM ये हमें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बताएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो, जैसे आपको मेरा एड्रेस जानना है तो आप बोलोगे मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बोलूँगा इंडिया में रहता हूँ, ज़्यादा हो गया ना, चलो इंडिया में ही रहता हूँ, तो वो हो गया n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आप पूछोगे इंडिया में कहाँ, मैं बोलूँगा महाराष्ट्र में, तो वो हो गया l एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आप बोलोगे महाराष्ट्र में कहाँ, मैं बोलूँगा मुंबई में, तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी जो मुंबई हो गया यहाँ पे, बट मुंबई में मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आप पूरा मुंबई घूम के चले जाओ बट मुझे पा ही ना पाओ, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रॉन का भी है, वैसे इलेक्ट्रॉन को भी कहा जाता है कि n रिप्रेजेंट करता है शेल, ठीक है। n गिव्स इंफॉर्मेशन about the size of orbital, ठीक है। n क्या करता है, n हमें ऑर्बिटल के साइज की इंफॉर्मेशन देता है, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 से। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, ओके 1 2 3, जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसको बोलते हैं k शेल, l 2 रहती है तो उसको बोलते हैं l शेल, 3 रहती है तो m, 4 रहती है तो n, o p ऐसा चलते रहता है, ठीक है। अब बोलोगे अल्फ़ाबेट खत्म हो जाएंगे तब क्या, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कमेंट मत करना, ठीक है। तो n गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, और n क्या बताता है हमें, n बताता है शेल, ठीक है। n क्या हमें बताता है, n बताता है हमें शेल नंबर, क्या बताता है हमें, ये शेल नंबर। बट ये सब बुक की बातें हैं, असली में क्या होता है, असली में n हमें बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी है उसकी जानकारी हमें देता है n। कौन इसकी जानकारी हमें देता है, उसकी जानकारी हमें देता है n, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना समझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, जिसकी वैल्यू 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जाती है। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, मतलब 0 -1 ये सब नहीं हो सकता है। n की वैल्यू 1 तो वो k शेल, 2 तो l शेल, 3 तो m शेल, 4 तो n शेल, 5 तो o शेल, ऐसा ऐसा चलते जाता है, ठीक है। n हमें इंफॉर्मेशन देता है साइज ऑफ ऑर्बिटल की, ओके। तो यहाँ पे जो n होता है हम लोगों का, वो हमें बताता है शेल नंबर। शेल नंबर 1 है तो उसको बोलेंगे k शेल, 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल, इस तरीके से ये सीरीज चलती जाती है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना समझ में आया, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, ये हमें शेल नंबर बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। अब देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। चलिए तो अब बात करते हैं हम l क्वांटम नंबर की, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसका नाम l क्यों पड़ा, क्योंकि इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसीलिए इसका l नाम भी पड़ गया। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप कैसा है वो हमें l बताता है, कौन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। हमने चारों देख लिए, n l m s, सबको रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये हमें बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल का। इसको कुछ लोग बोलते हैं सबशेल की जानकारी देगा, मतलब शेल के अंदर जो सबशेल है उसकी जानकारी हमें देगा, कौन, l, सबशेल की जानकारी देगा, ठीक है। और इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे l हो गया, ओ सॉरी, ओके, जैसे पिछली बार हमने देखा था n और उसका नेम, 1 था तो k, 2 था तो m, ऐसा था ना, वैसे ही l के अभी कुछ नाम होता है और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल शुरू होगा। तो यहाँ तक समझ में आया, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा शेप ऑफ ऑर्बिटल का, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है सब शेल, मतलब ऑर्बिटल, ओके। शेल के अंदर n क्या रिप्रेजेंट करता था, शेल नंबर, तो शेल के अंदर कौन से सब शेल में है ये हमें बताएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया l, इसका नेम और इसका शेप। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं एस सबशेल, एस सबशेल, और इसका शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, मतलब गोले में रहता है। और अगर इसकी वैल्यू हो गई 1
तो इसको हम बोलते हैं पी सब शेल। इसकी डायग्राम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के साइड में। पी सब शेल अगर नहीं दिखा रहा हो तो माफ़ करना, आप खुद से देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। इसको ये होता है डम्बल शेप, डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल कैसा होता है जानते हो ना, ऐसा। फिर सेकंड आता है डी सब शेल, ये होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप, मतलब ये पहला डंबल और ये दूसरा डंबल, यहाँ से बना दो या यहाँ से बना दो, ये हो गया डी ऑर्बिटल। खैर इसका डायग्राम मैं शायद स्क्रीन के साइड में दिखा रहा हूँ। तीसरा होता है एफ सबशेल। एफ सबशेल का नाम होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम लोग 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है, ये ऐसा रहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया, जाने दो, मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझेगा। 4 होता है जी सबशेल, जाने दो, जी सबशेल तक नहीं जानना है आपको, 3 तक याद रखना है, एफ सबशेल तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SP-D-F, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एल की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, तो एल की वैल्यू आप लोग आज से याद रख लो, वो 0 से बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, बट n से 1 कम रहेगी। मतलब जब n की वैल्यू 1 रहेगी तो l की वैल्यू 0 रहेगी, जब n की वैल्यू 2 रहेगी तब l की वैल्यू 0 रहेगी, 1 रहेगी, बस 1 कम रहना चाहिए। और जब n की वैल्यू 3 रहेगी तो l की वैल्यू 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, तीनों में से कोई भी रह सकती है। जब n की वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, इससे आगे जाना नहीं है, 3 तक ही तो लिमिट है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, वैसे भी ये क्वांटम फिजिक्स से दूर ही रहो तो ही बेटर रहेगा है ना, बहुत ही हार्ड टॉपिक होते हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में बार बार आएगा, बार बार तंग करेगा ये चीज़ आपको। अगला ही चैप्टर है वो, भागना नहीं है, भागना नहीं है, डट कर सामना करना है। कभी भी मुसीबत आए तो भागना नहीं है, डट कर सामना करना है। वैसे ये हार्ड टॉपिक अभी आएंगे 5वें चैप्टर में, कई लेक्चर तो ऐसे लगेंगे यार क्या हो रहा है यहाँ पे, बट आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चलिए, तो ये सब हार्ड टॉपिक है, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो एन हमें बता रहा था शेल नंबर, एल हमें बता रहा है सब शेल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं। ये हो गया एन, ये हो गया एल, और ये हो गया क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 है, जब इसकी वैल्यू 2 है तो 0 और 1 है, जब इसकी वैल्यू 3 है तो 0, 1, 2 है, जब इसकी वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, तो इसको हम बोलेंगे 1s। 1s क्यों? क्योंकि 0 पर होता है स्फेरिकल, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है s, 1s, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1s है, और यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलेंगे 2s। और 1 पे क्या होता है? 1 पे होता है p। एक बार और मैं याद दिला दूँ आपको, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पे SP-D-F याद कर लो भाई, 0, 1, 2, 3 SP-D-F। तो यहाँ पे 2 और 0 है तो 2s, 2 और 1 है तो ये हो गया 2p, 3 और 0 है तो ये हो गया 3s, 3 और 1 है तो ये हो गया 3p, 3 और 2 है तो ये हो गया 3d, 4 और 0 है तो ये हो गया 4s, 4 और 1 है तो ये हो गया 4p, 4 और 2 है तो ये हो गया 4d, 4 और 3 है तो ये हो गया 4f। 4 भी आएगा तो g भी आएगा, उसका ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि जितने यहाँ पे शेल है उतने यहाँ पे सब शेल है। 2 शेल है तो 2 सब शेल है, 3 शेल है तो 3 सब शेल है, 4 शेल है तो 4 सब शेल है। तो यहाँ से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स। ओके, तो यहाँ तक हमारी बातें खत्म होती है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से जी एडवांस में क्वेश्चन आया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करें। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताते देता हूँ, फिलहाल इसको समझे ना। 1 और 0 था, 0 कब रहता है s पे, n की वैल्यू क्या है 1 तो 1s। 0 कब रहता है s पे, n की वैल्यू क्या है 2 तो 2s। फिर 1 कब रहता है p पे, इधर वैल्यू क्या है 2 तो 2p। 3 0 मतलब 3s, 3 1 तो 3p, 3 2 तो 3d, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें नोट कर लो अच्छे से। चलिए, तो इससे नीट में भी क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/2 पाई रूट l प्लस 1, ठीक है। l क्या है यहाँ पे? अजीमुथल क्वांटम नंबर, h/2 पाई रूट l प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ 2p सबशेल। ठीक है, 2p सबशेल का एंगुलर मोमेंटम आप बताओ। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, 2006 या 7 का है, और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2p है, 2p मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 1, है ना। कैसे पता चला, यहाँ पे p है ना, तो p पे l क्या होता है, 1 होता है। अरे मैंने आपको लिख के दिया ना, S P D F, भूलो नहीं, 0 1 2 3। नीट में कौन सा पूछा था, नीट में S का पूछा था, S सबशेल का, दोनों फाइंड करता हूँ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है h/2π रूट l प्लस 1। बस हो गया, मिल गया IIT में 4 मार्क्स, और नीट में लेते हैं 4 मार्क्स। तो h/2π S सबशेल की बात हो रही है, तो S सबशेल पे तो L 0 होता है, S सबशेल पे L 0 होता है, तो इसका मतलब 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इज 0, 0 इज 0, 0 0। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपको n की वैल्यू को नहीं देखना है, यहाँ पे आपको अगर S लिखा तो आप लिख देना L की वैल्यू 0, P दिखा तो L की वैल्यू 1, D दिखा तो L की वैल्यू 2, F दिखा तो L की वैल्यू 3। ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने सब बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वांटम नंबर की, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे आपको बताएगा ओरिएंटेशन। क्या बताएगा वो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, पिछला क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप को भूल जाओ, एनर्जी याद रखो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये बताएगा आपको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब वो एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है, जेड की तरफ है, किसकी तरफ ओरिएंटेड है, वो आपको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एल हमें बताता है शेल नंबर, जिसको हम साइज भी बोलते हैं, है ना, अपनी मतलब साइज होता है उसका, सॉरी एन ना। फिर एल हमें बताएगा सबशेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी हमें बताएगा, एनर्जी, और शेप बताएगा। ओके, तो वो हमें एनर्जी और शेप के बारे में बता रहा था एल। और अभी एम हमें किसके बारे में बता रहा है, एम हमें बता रहा है ओरिएंटेशन के बारे में, मतलब वो एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है, जेड की तरफ है, किसकी तरफ है, वो हमें एम बता रहा है। ठीक है, और ये साथ ही में हमें ये भी बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स उसमें होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये एम की वैल्यू -L से L तक होती है। अब -L से L तो आपने लिख दिया, बट हमें समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। जैसे यहाँ पे n है, L है, m है। ठीक है, n है, L है, m है। n की वैल्यू जब 1 है तो L की वैल्यू 0 होती है, तो m क्या होगा, m होगा -0 से 0, तो 0 पे तो माइनस वाइनस कुछ होता नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़ो, जब n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 है, तो यहाँ पे तो ओके, तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 रहने पे क्या होगा, 1 रहने पे ये -1 होगा। इसका मतलब क्या है, वो -1 और +1 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसके बीच में रहेगा। तो -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, वो रहेगा। फिर इसके बाद 3 रहेगा तो 0 1 2 रहेगा। 2 के लिए क्या होगा, -2 -1 0 1 2 ऐसा रहेगा। ठीक है, और जब ये 4 रहेगा तब क्या रहेगा, तब यहाँ पे ओके, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए, इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको L लेके सिखाता हूँ। ठीक है, L क्वांटम नंबर लेके सिखाता हूँ पहले मैं आपको। जब L की वैल्यू 0 1 2 3 रहेगी तब कैसा होगा, ये सबसे ज़्यादा इजी समझेगा। ये हो गया L, ये हो गया नेम साइज शेप। ठीक है, नेम साइज शेप, और ये हो गया आपका M। तो जब ये 0 रहेगा तो ये होता है S, है ना, स्फेरिकल सबशेल। और जब ये 1 रहेगा तो P, 2 रहेगा तो D, 3 रहेगा तो F। तो 0 है तो 0 है, 1 रहेगा तो ये -1, फिर 0, फिर +1, -2 रहेगा तो -2, फिर इसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 रहेगा तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये जो M है ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो यहाँ से जरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखो कितने होते हैं, S में कितने होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं, F में कितने होते हैं। S में देखे तो 1 होता है, एक ही है ना, इसमें 3 होता है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। इसमें 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इसमें 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो DF में याद रखो 7 ऑर्बिटल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में बार बार आएगी ये चीज, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है,
डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, पी में 3 होते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। ओके, तो ये चीज अच्छे से समझ लो। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें तो वो कितना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जब देखो L की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, जब L की वैल्यू 1 है तो ये 3 है, 2 है तो 5 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 + 1। जरा चेक करो, L की वैल्यू 0 डालो तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, तो ये देखो 1 आ गया। L की वैल्यू 1 डालो, 2 × 1 = 2 + 1 3, ये देखो 3 है। L की वैल्यू 2 डालो, 2 × 2 = 4 + 1 5, ये देखो 5 है। 3 डालो 7, ये देखो 7 है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी ब्लॉक, सॉरी असल में जो डी ब्लॉक का नाम रखा गया है ना, वो यहीं से रखा गया है। ये सारी चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोबारा से आएंगी, तो इसलिए इन चीजों को याद रखना। डी सबशेल क्वेश्चन में पूछा तो आप बोलोगे 12 + 1 मतलब 2 × 5। ओके, क्या है यहाँ पे 2 है ना, एल की वैल्यू वहाँ पे 2 है तो 2 × 2 + 1। ये आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, एस में 1, पी में 3, डी में 10, एस में 1, पी में 3, डी में 5, इवेंचुअली मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया था 10। ठीक है, और एफ में 7, एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, याद रख लो इस चीज को। ठीक है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें जाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो। पहले इतना नोट करो और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर जाएंगे। अब की बार एन को भी कहानी में लाएंगे। ये है एन, ये है एल, ये है एम। एन की वैल्यू 0 पे क्या है, एन की वैल्यू 1 पे क्या है, एन की वैल्यू 2 पे क्या है, और एन की वैल्यू 3 पे क्या है। तो एन की वैल्यू जब 0 रहेगी, एल की वैल्यू 0 रहेगी, एम भी 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबशेल होगा, सॉरी एन का वैल्यू 1 ना, 1 से शुरू होता है मेरे भाई, क्या गलती कर रहा है, 1 से शुरू होता है, 2 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ पे 1 एस रहेगा, यहाँ पे एस में कितना ऑर्बिटल 1, तो 1 हो गया। ठीक है, 2 रहेगा तो एल की वैल्यू 0 भी रहेगी, 1 भी रहेगी। एल की वैल्यू 0 रहेगी तो ये 0 रहेगा, ये होगा 2s, और ये 2p रहेगा। ठीक है, और ये 0 और 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये -1 0 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2p, और ये 1 2 3 ऑर्बिटल है तो 1 2 3 ऑर्बिटल। 3 के लिए 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा। 0 पे तो 0 है तो ये हो गया 3s, फिर ये हो गया -1 0 1, समझ रहे हो ना। 1 के लिए -1 0 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये हो गया 3p मतलब ऐसा 3 ऑर्बिटल, और ये हो गया 3d कैसे हुआ, 3 और एल की वैल्यू 2 पे क्या होता है, एल की वैल्यू 2 पे डी होता है, तो 3d में कितने 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 5 हो गए। बैटरी लो। ओके, देखो यहाँ पे 4 पे 0 1 2 3 होता है, तो 0 मतलब 4s हो गया ये। ठीक है, 4 और 1 मतलब 4p हो गया ये। ठीक है, -1 0 1, 4p में भी कितने ऑर्बिटल, 4p में भी 3 ऑर्बिटल, और फिर 2 के लिए 2 के लिए हो गया 4d हो गया। 4d में कितने रहेंगे, -2 -1 0 1 2, इसमें 5 रहेंगे। ठीक है, और -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हो गया 4f में कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। ओके, 7 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि चाहे जो भी एस हो, 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो, कोई भी एस हो, सब में 1 ऑर्बिटल है। 4p हो 3p हो 2p हो 1p हो, 1p होता नहीं है, कोई भी हो उसमें 3 ऑर्बिटल रहते p वाले में, और d वाले में वैसे ही 5 रहते हैं, और f वाले में 7 रहते हैं। इतनी बातें अच्छे से नोट कर लो और फिर मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। ओके, तो एक और क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जा सकता है कि n = 3 पे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब अपने तरीके से। n l m, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 0 1 2 रह सकती है। l की वैल्यू जब 0 तो ये 0, 1 रहेगी तो -1 0 1, 2 रहेगी तो -2 -1 0 1 2, तो ये देखो 1 2 3 4 5 5 3 8 8 1 9, सीधा आंसर सीधा। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आते हैं सीधा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, नोट करके रख लो। और एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये शेल के लिए था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। अब फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। ठीक है, सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2l + 1, जो मैंने भी पहले ही आपको बताया था। l की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो ऑर्बिटल्स आ गए 1, 1 डालोगे तो 3, 2 डालोगे तो 5, 2 डालोगे तो 5, यहाँ पे कितने 5, सीधा आंसर है। फॉर्मूले रट लो, ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला क्वांटम नंबर देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, और उसकी जरूरत क्या पड़ी वो भी देखते हैं। तो हमें 3 क्वांटम नंबर का यूज करके, n l m का यूज करके इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल चुका है कि वो
शेल में है, फिर शेल में किस सब शेल में है, फिर सब शेल में किस ऑर्बिटल में, वो हमें पता चल चुका है। अब जो चौथी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ये जानकारी हमें देता है अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको अभी तक पता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, बट वो रोटेट भी करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व भी करता है बट आपस में ही घूमते भी रहता है, घूमते भी रहता है। रिवॉल्व तो करता ही है बट घूमते भी रहता है, रिवॉल्व करता है बट घूमते भी रहता है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमते तो रहता ही है बट आपस में भी रिवॉल्व करते रहता है। और आपस में रोटेशन करने का जो डायरेक्शन है वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। दो ही डायरेक्शन हो सकता है ना, या तो वो घड़ी की तरह घूमे, ऐसे 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 ऐसी घूमती घड़ी, हाँ ऐसी घूमती, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन अपने आपस में भी रोटेशन करता रहता है, तो वो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो जो रोटेशन ये करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है या क्लॉकवाइज कर रहा है, उसकी जानकारी देगा हमें ये स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ ये? अब इसको यहाँ पे दो नंबर्स दे दिए गए, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए ले लो, आप चाहो तो प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए ले लो, आप चाहो तो प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए ले लो, आप चाहो तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए लो, आपकी मर्जी है। बट जो ट्रेडिशन चलता रहा है उसमें यही कहते हैं कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए लो, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, सारी बुक में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। वो प्लस हाफ लोगे या माइनस हाफ लोगे वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये चीजें तो हो गई। अब ये सिर्फ अजम्पशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब हो भी सकता है बट ये अज्यूम किया गया है। प्लस हाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को दोगे। ये प्लस हाफ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस हाफ आया कहाँ से, ये सिर्फ अजम्पशन है, आपकी मर्जी थी। आपने इन्वेंट किया होता, आप उसको हाफ या 1/3 बोल देते, 1/4 बोल देते, लोग मान लेते। क्योंकि कोई चीज इन्वेंट हुई है तो उसको नाम आपको देना है, तो आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। जैसे कोई भी नाम, जैसे आपका पड़ा, आपको कोई भी नाम दे दिया गया, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि उसके पीछे कोई लॉजिक रहा हो। हाँ, लॉजिक हो सकता है कि भाई ऐसा ऐसा तू था तो तेरा नाम ऐसा रख दिया गया था, ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे जो भी चीज़ की डिस्कवरी होती है उसका नाम हम खुद देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको खोजा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को, तो उन्होंने बोल दिया कि प्लस हाफ माइनस हाफ आप खुद से चुनो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, जो जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसा कर रहा है, लेग स्पिन कर रहा है या ऑफ स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, उसकी जानकारी देगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, तो अब आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी, m की वैल्यू भी 0 रहेगी और ये रहेगा 1s, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स है, एक स्पिन क्वांटम नंबर भी है ना, तो उसको भी साइड में मैं बना लेता हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। तो यहाँ पे ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं रहेगा, चारों सेम नहीं रहेगा। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर n है वो 1 है, l जो है वो 0 है, m जो है 0 है और s जो है वो प्लस हाफ है, या फिर s को अभी नहीं लाते, थोड़ा ट्विस्ट है। और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका n 1 है, l 0 है, m 0 है और s क्या है। तो अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, 2 शिकार आए हैं तो वो दोनों प्लस हाफ तो ले नहीं सकते। अगर 2 ही चीज है सामने और आप भी 2 हो तो आप क्या करोगे, एक आप उठा लोगे, एक वो उठा लेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही चीज उठा लोगे, आधा आधा कर लोगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ ले लेगा, उसकी इच्छा माइनस हाफ ले लेगा। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनना, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इस पे अपोजिट स्पिन से, ठीक है, ऊपर और एक नीचे, एक ऑर्बिटल में। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर 1 0 0 प्लस हाफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 1 0 0 माइनस हाफ है। मतलब 1 0 0 माइनस हाफ, 1 0 0 प्लस हाफ, यहाँ से लिखा हूँ वरना कुछ लोग सोच रहे थे कहाँ से लिख दिए, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही हमें पता चलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। अब अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँ,
सपोज मैं 2p की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक में 2, तो मतलब ऐसा मोबाइल डेटा की तरह लग रहा है ना, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझे। और अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूँ तो उसमें 5 होता है, 5 होता है, तो भर भर के देख लो। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। सोच रहा हूँ आज ही लेक्चर खत्म कर दूँ, बट भारी जा रहा होगा ना। चलो ठीक है, आज नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके पीछे जो कुछ रूल्स है, जो एक्सेप्शन है, वो किसी और वीडियो में लेते, अगले वीडियो में लेते। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। ठीक है, 2 2 2 2 2 10। और वैसे ही एफ की बात करें तो एफ में 7 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हुआ क्या? 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे? यहाँ पे आपको सीधा सीधा काउंटिंग आती है, कितने रहेंगे इसमें? 14 रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। समझ गए अब? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 क्यों? क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल होती है। और एफ में कितने? एफ में 14, डी में कितने? 10। और क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा। इसका एक और स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं लिख देता हूँ इसको रफ करके। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा इनका थ्योरी था, मतलब दूसरा स्टेटमेंट था, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल। मतलब ये सपोज 1s का ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो भी अपोजिट स्पिन से, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब इससे जेईई एडवांस में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, सारे नहीं, 1 2 कराऊंगा, सारे समझ जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया नॉर्मल वाला, जेईई एडवांस वाला नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो n l m और यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे। n की वैल्यू जब 3 है तो l 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है। ये 0 तो ये भी 0, एक ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 है तो m की वैल्यू -1 0 1 हो सकती है, इसमें 3 ऑर्बिटल, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू जब 2 है तो -1, ओके, -2। m कैसा होता है? -2 -1 0 1 2। अरे याद रखो यार ये सब चीज़, ठीक है, भूलो मत। तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसमें आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करो, 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें आ गए। अब इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। इसका शॉर्टकट है 2n²। n की वैल्यू 3 रख दो, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 18। नीट में ऐसी क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कितना बड़ा प्रोसेस है और ये कितना हलवा हो गया। तो ये फॉर्मूले आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब n की वैल्यू 3 हुई तो l की वैल्यू उससे 1 कम रहती है, तो ये 0 1 2 हो सकता है। और m क्या रहता है? -L2 + L। तो 0 -1 1 0 1, और फिर इससे हम लोगों ने ऑर्बिटल बनाया, इलेक्ट्रॉन भरा। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? अपोजिट स्पिन के साथ, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2। कौन ऐसा बोलता है? पॉली ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब कंप्लीट होती हैं, सारी चीज़ें। अब कोई चीज़ नहीं बची हुई है, तो अब कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आप करिए, फिर मैं आपको फार्मूला की शॉर्ट लिस्ट दे देता हूँ लास्ट में बोर्ड पे, उसको नोट कर लेना और फिर लेक्चर एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। तो पहले क्वेश्चन में बोला है, ये IIT 2011 का क्वेश्चन है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n 2 रहना चाहिए और s +½ रहना चाहिए। कंडीशंस को समझो। अब यहाँ पे कंडीशन और बढ़ेगी, n 2 रहना चाहिए, m 0 रहना चाहिए। फिर कभी बोल देगा कि n 2 रहना चाहिए, l 1 रहना चाहिए। बताऊंगा, अभी जाने दो। ठीक है, तो बना लेते हैं हम लोग, इधर n, इधर l, इधर m। तो n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू 0 और 1, तो ये 0 -1 0 1। 1 मतलब इसमें एक ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 3 मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका आंसर 8 है? नहीं, क्योंकि s की भी कंडीशन दी है, बोलिए +½ वाला चाहिए। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, बट 2 ही तो है, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा, तो 2 में से 1 निकाल लो। वैसे ही 6 में से 3 +½ वाले होंगे, 3 -½ वाले होंगे, तो 3 +½ वाले निकाल दो। पता कैसे चलेगा कौन +½ का कौन -½ का? ये पता थोड़ी ना करना है यहाँ पे, ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आधे -½ वाले हैं तो उन्हीं को हमने निकाला है और 3 +½ वाले को ही लिया है। फालतू डाउट है ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और कंडीशन आ गई, देखो। ठीक है, तो n l m, तो n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 रहेगी, तो m की वैल्यू 0 -1 0 1 रहेगी, है ना। -1 से 1 जाएगा और ये 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर बोला है m 0 ही रहना चाहिए, तो इधर एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन।
तो m जीरो ही रहना चाहिए, मतलब आप ये जीरो वाला इसके साथ वाला लोगे और ये जीरो वाला लोगे, -1 और 1 को टच नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब s इज इक्वल टू प्लस हाफ बोला है, तो इसमें एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो प्लस वाला निकाल लो, इधर से भी एक प्लस वाला निकाल लो, तो फाइनल आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। इतना समझा। अब सपोज एक और कंडीशन दी होती कि l इज इक्वल टू 1 रहना चाहिए, तो हम ये l इज इक्वल टू 0 वाली लाइन मिटा देते, तो हम लोग सिर्फ l इज इक्वल टू 1 लेते और l इज इक्वल टू 1 में सिर्फ m इज इक्वल टू 0 वाला ही लेते। इतना समझे, l इज इक्वल टू 1 में सिर्फ m इज इक्वल टू 0 वाला ही लेते अगर ऐसी कंडीशन देती तो। खैर 3 ही कंडीशन देती है ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन में तो कुछ कंडीशन है ही नहीं ज़्यादा, है ना। चलो इसको कर डालते हैं, खाली थोड़ा लंबा जाएगा ये वाला, n l m, n है 3 तो l रहेगा 0 1 2, m रहेगा 0 -1 0 1, 2 रहेगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल तो 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट 18 इलेक्ट्रॉन में से आधे प्लस हाफ वाले होंगे, आधे माइनस हाफ वाले होंगे, तो मतलब इसमें से सिर्फ 9 ही माइनस हाफ वाले होंगे, तो 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर आ गए जे एडवांस में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। अब इसमें मैं एक और कॉम्बिनेशन कर देता हूं और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरी कंडीशन इसमें मैं सेटिस्फाई कर देता हूं, फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, मॉड m इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ। चलो मैं आइडिया दे देता हूं, आप पहले ये बनाओगे, ये बनाने के बाद इसमें बोला है मॉड m की वैल्यू 2 रहनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ इसको लोगे और इसको लोगे, इसको भी लेना है क्योंकि -2 का मॉड 2 होता है। फिर बोला है s प्लस हाफ रहना चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका आधा कर देना। नहीं दिख रहा है क्या, चलो अब दिख रहा है। और बोला है l की वैल्यू 2 रहनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ इसको देखेंगे, इसको और इसको मिटा देंगे क्योंकि l की वैल्यू सिर्फ 2 वाला ही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर कमेंट करो मुझे, और फिर और ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और होमवर्क ले लो, चलो। फॉर विच m इज इक्वल टू 3, फॉर विच m इज इक्वल टू नहीं n इज इक्वल टू 3, s की कंडीशन ही नहीं देता हूँ आपकी बार, l इज इक्वल टू 1, इसका आंसर बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस, ऐसी कंडीशंस बनाते हो और खेलते रह जाओ। नहीं समझे तो कमेंट कर दो, मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। काफ़ी हार्ड टॉपिक है, नहीं समझाओगे आई थिंक, ओके। आंसर दे देते हो तो फिर मैं समझ लूंगा कि आपको समझाए। चलो अब मैं लास्ट में फॉर्मूला की लिस्ट दे देता हूँ और वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, तो ये फाइनल मैंने लिख के दे दिया, ये क्लियर नहीं है ना, मुझे लगता है ये क्लियर नहीं है। देख लो, नंबर ऑफ सब शेल इनर शेल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेल, जितने शेल उतने सब शेल, कितने ऑर्बिटल है शेल में उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, n की जगह 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल का फॉर्मूला है 2l + 1, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसीलिए 1s में 2। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 6। d में कितने ऑर्बिटल, 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 10। f में कितने ऑर्बिटल, 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 14, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल 2 × 2l + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल, कोई भी शेल बोल दिया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सिर्फ n की कंडीशन दी है। सपोज क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n बराबर 3, तो आप यही फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन में बोल दिया कि n बराबर 3, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ, तब आप ये कंडीशन नहीं यूज कर पाओगे, याद रखना। कहीं भी ये फॉर्मूला मत लगा देना, कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू दी हो, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन है ओनली n इज गिवन देन, ठीक है। उसके साथ अगर m s ये सब दे दिया तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे। चलो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, कुछ छोटे मोटे टॉपिक है जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारी बोर्ड की बुक में, और अब बाउस प्रिंसिपल, ये सारे रूल्स है जिनके बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू सो मच।